नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 में भाग 6 तक देखा और भाग 6 में मैंने आपको प्रोटीन के प्रकार के बारे में बताया था। प्रोटीन के प्रकार में विस्तृत वर्णन हो गया था। जितने भी प्रोटीन के प्रकार होते हैं उन सब का विस्तृत वर्णन हमने भाग 6 के अंतर्गत कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे भाग 7 के बारे में, उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो प्रोटीन के प्रकार के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना, यानी हम भाग 7 के अंतर्गत प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटीन्स का कार्य क्या होता है इसे हम पढ़ेंगे भाग 7 के अंतर्गत। तो टॉपिक शुरू करने से पहले भाग 6 में मैंने आपसे 10 क्वेश्चंस किए थे, उनके आंसर सुन लेते हैं। तो हमने आपसे पहला क्वेश्चन किया था, सजीव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है। फिर हमने आपसे दूसरा क्वेश्चन किया था, प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने तीसरा क्वेश्चन आपसे किया था, प्रोटीन निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। फिर हमने आपसे चौथा क्वेश्चन किया था कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो इसमें हमने आपसे पूछा था कि सिर्फ प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है और प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकर और प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है मैरस्मस। ठीक है, फिर हमने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, पांचवा हमने क्या आपसे पूछा था कि रुधिर के प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो रुधिर के प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर छठा आपसे क्वेश्चन किया था, पेशियों के प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो पेशी में पाए जाने वाले 3 प्रोटीन, जिसमें से एक गोलाकार प्रोटीन था जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं और 2 तंतुवत प्रोटीन थे जो कि है एक्टिन व मायोसिन। सातवां क्वेश्चन आपसे किया था कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा होता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पाया जाता है, हीम वर्णक पाया जाता है जो कि लाल रंग का होता है। आठवां क्वेश्चन हमने आपसे किया था, दाल की प्रोटीन को क्या कहते हैं। दाल की प्रोटीन को प्रोलैमिन कहते हैं। फिर हमने आपसे 9वां क्वेश्चन किया था, सींग, नाखून या बाल की प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो इनके प्रोटीन को हम केराटिन कहते हैं। और आखिरी 10वां क्वेश्चन था, रुधिर के थक्का बनाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो रुधिर के थक्का बनाने वाले प्रोटीन को फाइब्रिन कहते हैं। 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिनके आंसर्स मैंने बता दिए। उम्मीद है कि सभी ने आंसर्स सही दिया। कुछ मैंने कमेंट में देखा था, कुछ लोगों के आंसर कुछ थोड़े से गलत थे, तो उनको मैंने बताया भी था कमेंट में। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो कमेंट में आंसर ज़रूर दिया करिए, जिससे आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम भाग 7 के टॉपिक को शुरू करते हैं जो कि है प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन के प्रकार के बाद आप लिखेंगे प्रोटीन की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसके लिए फिर से हमें थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। पिछले ही भाग में आपने अभी पढ़ा पिछले पार्ट में कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, जल्दी बताइएगा। हाँ, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से। और आपने अमीनो अम्ल के प्रकार भी पढ़ा, कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। हाँ, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिनके बारे में हमने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था। उन सभी के नाम आपको याद करने हैं, सूत्र के साथ याद रखेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स। अगर आपसे ये थोड़ा सा भूल रहा है कि कौन सा अनिवार्य है कौन सा अनिवार्य है तो कोई बात नहीं, लेकिन 20 का नाम आपको याद होना चाहिए सूत्र के साथ, क्योंकि आपको क्लास 12th में चैप्टर 6 में फिर आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएगा। ट्रांसलेशन, प्रोटीन कैसे बनता है, एक्चुअल में कैसे बनेगा, वो आपको प्रोसेस बताया जाएगा। तो उसके लिए आपको अमीनो अम्ल के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। एक रोग भी है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, उसको समझने के लिए अमीनो अम्ल तो आवश्यक है आपको नाम याद करना। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के नाम आपको बताया गया था। तो अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 20। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से। और आपको बताया था कि अमीनो अम्ल 1-2 अमीनो अम्ल नहीं, बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ के बनाते हैं। जैसे मान लो एक अमीनो अम्ल हो गया, ये बॉन्ड द्वारा, कौन से बॉन्ड द्वारा अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में भी, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, या इसे हम एमाइड बंध भी कहते हैं। तो एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से ऐसे बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ता जाता है और यही संरचना क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। तो प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो कि कई प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। याद रखेंगे, प्रोटीन सिर्फ एक प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर नहीं बना होता। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो अमीनो अम्ल कौन सा, हम वायलिन ले लें,
अमीनो अम्ल वैलिन। ऐसा नहीं होता कि कोई प्रोटीन है और ये सिर्फ और सिर्फ वैलिन से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसा कभी नहीं होता। वैलिन को हम शॉर्ट फॉर्म में VAL लिखे हैं, वैलिन। वैलिन एक अमीनो अम्ल है। तो प्रोटीन कभी ऐसा प्रोटीन नहीं होता जो सिर्फ एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना हो। ऐसा कोई प्रोटीन नहीं होता जो सिर्फ एक प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। याद रखेंगे, प्रोटीन हमेशा विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, 20 प्रकार में से कोई भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि पहला वाला वैलिन है, तो दूसरा वाला हो सकता है हिस्टिडीन हो, तीसरा वाला हो सकता है ग्लूटामिक एसिड हो, चौथा वाला हो सकता है एस्परजीन हो। अगर हो सकता है कि फिर वैलिन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, फिर ग्लूटामिक एसिड आ जाए। तो इस प्रकार से अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। सिर्फ एक प्रकार का अमीनो अम्ल मिलकर नहीं बनाता, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन की संरचना का निर्माण करते हैं। चूंकि विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि प्रोटीन अमीनो अम्लों का विषम बहुलक होता है। विषम बहुलक, इंग्लिश में कहेंगे हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, प्रोटीन अमीनो अम्लों का विषम बहुलक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीनो अम्ल का विषम बहुलक का मतलब हेट्रोपॉलीमर। विषम मतलब एक समान नहीं, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन अमीनो अम्लों का विषम बहुलक होता है। इतनी बात क्लियर है। इसी के आगे लिखेंगे प्रोटीन अमीनो अम्लों के जुड़ने से बनता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन की संरचना। तो जो जीव विज्ञानी होते हैं, बायोलॉजिस्ट, वो प्रोटीन के 4 संरचना का वर्णन करते हैं। पहला, प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सभी स्ट्रक्चर्स का, प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स का अपना अलग महत्व होता है। दूसरा, द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो प्रोटीन की 4 प्रकार की संरचना का वर्णन करते हैं अलग अलग चीज़ों को जानने के लिए। तृतीयक संरचना, टर्सरी स्ट्रक्चर। उसके बाद चौथा आता है चतुष्क संरचना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जीव वैज्ञानिक जो होते हैं वो प्रोटीन के 4 संरचना का उल्लेख करते हैं। इनके बारे में हम एक एक को पढ़ेंगे। पहला आता है प्राथमिक संरचना। इसके बारे में लिखेंगे प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में पहला, दूसरा, तीसरा व अन्य अमीनो अम्ल कौन सा होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक संरचना में
जैव वैज्ञानिक इसलिए इस संरचना का वर्णन करते हैं जिससे हमें पता चल पाए कि प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल है उसमें पहला अमीनो अम्ल कौन सा है, हमें क्रम पता चल रहा है कि पहला अमीनो अम्ल कौन सा, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो इसी क्रम को जानने के लिए जीव वैज्ञानिक प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को बनाते हैं। जैसे अभी इसके पहले जो हमने बनाया था ना, मान लिया कि वायलिन अमीनो अम्ल है, वायलिन के बाद हिस्टिडीन जुड़ा हुआ है, हिस्टिडीन के बाद ग्लूटामिक एसिड जुड़ा हुआ है, हो सकता है इसके बाद एस्पराजिन जुड़ा हो सकता है इसके बाद आर्जिनिन जुड़ा हो सकता है इसके पहले कोई जुड़ा हुआ हो अमीनो अम्ल प्रोलिन जुड़ा हुआ हो। तो ये प्राथमिक संरचना है। प्राथमिक संरचना इसलिए बनाई जाती है जिससे हमें पता चल जाए कि प्रोटीन किन किन अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है, उन अमीनो अम्ल का क्रम क्या है, पहले स्थान पर प्रोटीन के पहले स्थान पर कौन सा अमीनो अम्ल है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, तीसरे स्थान पर कौन सा है, चौथा कौन सा है, पाँचवें स्थान पर कौन सा है और छठवें स्थान पर कौन सा है, ये हमें पता चल जाता है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ पता चलती है, अगर हम इसके आणविक संरचना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन किसी भी अमीनो अम्ल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो किसी भी अमीनो अम्ल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो होता है साइड ग्रुप जुड़ा होता है। और आपको बताया गया कि हाँ सभी अमीनो अम्ल का अपना अलग साइड ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पर OH होता है लेकिन जब दूसरा अमीनो एसिड जुड़ता है तो इसका OH क्या होता है, हट जाता है, तो यहाँ से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो आप देखें अगर प्राथमिक संरचना में, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में, तो ध्यान देंगे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में अगर आप देखें बाएं से दाएं की तरफ, बाएं का पहला जो अमीनो अम्ल होगा उसका कौन सा समूह फ्री होगा, अमीनो समूह, अमीनो ग्रुप फ्री है ना, और अमीनो ग्रुप में मेन कौन है, नाइट्रोजन। इसीलिए प्राथमिक संरचना से हमें पता चलता है कि किसी भी प्रोटीन के अमीनो अम्ल की श्रृंखला में जो प्रथम सिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन सिरा, नाइट्रोजन सिरा से इंग्लिश में कहते हैं एन टर्मिनस, एन टर्मिनस। ध्यान रखेंगे किसी भी प्रोटीन के संरचना में प्राथमिक बाएं से पहला अमीनो अम्ल क्या कहलाता है, नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल, नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहलाता है, एन टर्मिनस अमीनो एसिड। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें अमीनो समूह फ्री होता है और अमीनो समूह का मेन जो तत्व है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। अगर इसी तरीके से हम इसको देखें तो इसमें लास्ट में क्या है, लास्ट का अमीनो अम्ल कैसे जुड़ा होगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका N होगा इस तरह से, CH साइड ग्रुप COH, यही तो होगा OH, यही संरचना तो होगी। क्योंकि आपको पता है ना कि एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो ग्रुप से जुड़ा होता है। तो ऐसे अगर क्रम में आते आते हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी लास्ट में क्या आएगा, कार्बोक्सिल समूह। तो इसका कार्बोक्सिल समूह इसके नाइट्रोजन समूह से, अमीनो समूह से जुड़ा होगा। तो इसका जो लास्ट का फ्री एंड कौन सा समूह होगा, फ्री एंड में कौन सा समूह होगा, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। और इसमें कार्बोक्सिल में मेन क्या है, कार्बन। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कार्बन सिरा, सी टर्मिनस अमीनो एसिड या कार्बन सिरा अमीनो एसिड। ठीक है, ये था प्राथमिक संरचना प्रोटीन का। तो प्राथमिक संरचना सिंपल है। प्राथमिक संरचना में हमें ये देखने को मिलता है कि कौन सा अमीनो अम्ल कौन से स्थान पर जुड़ा हुआ है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि प्राथमिक संरचना में जो पहला बाएं से दाएं के क्रम में बाएं का प्रथम जो अमीनो अम्ल होता है उसे हम नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर आपका मन ना लगे। तो मन तो लग ही गया होगा क्योंकि चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि क्यों कहते हैं इसको नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल। क्योंकि नाइट्रोजन सिरा अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फ्री एंड है वो कौन सा है, अमीनो ग्रुप फ्री है। अमीनो ग्रुप का मेन तत्व होता है नाइट्रोजन, इसलिए इसे हम एन टर्मिनस कहते हैं। और अगर हम लास्ट में देखें तो ऐसे पूछा जा सकता है कि अमीनो अम्ल के
क्रम में बाएं से दाएं और दाएं के आखिरी अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? तो दाएं के आखिरी अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? कार्बन सिरा अमीनो अम्ल। क्यों? क्योंकि लास्ट में कौन सा ग्रुप फ्री है? कार्बोक्सिल ग्रुप। और कार्बोक्सिल ग्रुप में कौन सा तत्व मेन है? कार्बन। इसलिए हम इसे सी टर्मिनस अमीनो एसिड कहते हैं। इसमें आगे और आप लिखेंगे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में आप लिखेंगे, इतना पहले लिख लें आप अपने प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में, पहला, दूसरा, तीसरा व अन्य अमीनो अम्ल कौन सा होगा, की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। अब इसके आगे आप लिखेंगे कि कल्पना करें कि प्रोटीन एक सीधी रेखा है, तो उसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा या एन टर्मिनस अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये हो गया प्राथमिक संरचना के बारे में। आप इस संरचना को बनाकर नोट कर लीजिए और जो बोला हूँ उसे लिख लीजिए। अब देखेंगे हम द्वितीयक संरचना के बारे में। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किस प्रकार की होती है, उससे क्या हमें पता चलता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल होते हैं एक कड़ी या हम कह सकते हैं सीधी रेखा के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? कुंडलित होते हैं। और ये भी याद रखेंगे प्रोटीन में अमीनो अम्ल केवल दक्षिणावर्ती कुंडलित होते हैं। दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड क्वाइल्ड दक्षिणावर्ती कुंडलित होते हैं। अब ये क्या है? तो आपने अभी जो देखा ना, एक अमीनो अम्ल, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा, चौथा, इस तरह से भी आपको बताया कि ये प्राथमिक स्ट्रक्चर है इसे समझने के लिए कि कौन सा अमीनो अम्ल किस जगह पर जुड़ा होता है। लेकिन एक्चुअल में प्रोटीन की जो संरचना होती है, प्रोटीन में अमीनो अम्ल एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, बल्कि ये कैसे होते हैं? कुंडलित होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसको अगर हम बना के समझाएं तो आपको ऐसे कुंडलित होता है राइट हैंडेड फैशन में, सीधी रेखा नहीं होती, इस तरह से ये घुमा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे राइट हैंडेड फैशन में प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल का चेन होता है वो राइट हैंडेड फैशन में। हमेशा यहाँ पर याद रखेंगे कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल किस दिशा में कुंडलित होते हैं? सिर्फ और सिर्फ दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड फैशन में कुंडलित होते हैं। तो द्वितीयक संरचना के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल एक कड़ी या सीधी रेखा में नहीं होते बल्कि कुंडलित होते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल केवल दक्षिणावर्ती कुंडलित होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन की तृतीयक संरचना। टर्सरी स्ट्रक्चर, इसमें हम
प्रोटीन की लंबी लड़ी ही अपने ऊपर ऊन के एक गोले के समान मुड़ी होती है। मतलब इनका स्ट्रक्चर और कंडेंस होता है। इसमें जो आपको, इसको हम 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर। अगर आप प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको प्रोटीन इस तरह से नज़र आएगा और ऐसा लगेगा जैसे ऊन का गोला है आपस में उलझा हुआ। तो इसमें लिखेंगे आगे कि यह प्रोटीन की 3D रूप को प्रदर्शित करती है। ठीक है, बस ये हो गया आपका तृतीयक संरचना के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस थोड़ी आपको जानकारी चाहिए। ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस वहीं प्राथमिक संरचना से ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि बायोलॉजिस्ट प्रोटीन की 4 संरचना का उल्लेख करते हैं। 4 संरचना कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। तो आपने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पढ़ लिया। अब हम देखेंगे चौथा, चतुष्क संरचना। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की चतुष्क संरचना कुछ ही प्रोटीन्स प्रदर्शित करते हैं। ऐसे प्रोटीन्स जो 2 से अधिक, या 2 से नहीं 1 से कहेंगे, 1 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं। श्रृंखला से बने होते हैं मतलब कि ऐसे प्रोटीन जो एक अमीनो अम्ल की ये श्रृंखला हो गई, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, और ये दूसरे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़े हुए हों, तब ऐसे संरचना को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की चतुष्क संरचना। और इस प्रकार की संरचना में अगर हम देखें, या ऐसे प्रोटीन्स में जो अमीनो अम्ल होते हैं, उन्हें हम, जो चतुष्क संरचना के प्रोटीन है, चतुष्क संरचना के प्रोटीन्स मल्टीमेरिक होते हैं। मल्टीमेरिक। मल्टीमेरिक पूछा जा सकता है कि मल्टीमेरिक का मतलब क्या होता है। तो ऐसा प्रोटीन जो मल्टीमेरिक होते हैं, अर्थात मल्टीमेरिक का मतलब होता है जो 2 से 1 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने हो। ऐसे प्रोटीन जो 1 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम मल्टीमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं। तो चतुष्क संरचना के जो प्रोटीन्स होते हैं वो मल्टीमेरिक होते हैं, अर्थात 2 से या 1 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन, कौन सा? हीमोग्लोबिन। आप पढ़ें इसके बारे में। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो चतुष्क संरचना को प्रदर्शित करता है। यानी इसका जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, वो 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। और सही भी है, जो हीमोग्लोबिन का अणु होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है नीट में कि हीमोग्लोबिन कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। याद कर डालिए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की चतुष्क संरचना को प्रदर्शित करने वाला एक प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना हुआ है, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना है। अगर आप कंप्लीटली याद करना चाहें तो हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 2 अल्फा होता है, अल्फा श्रृंखला,
एंड 2 बीटा श्रृंखला होता है, ठीक है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 अल्फा श्रृंखला होती है और 2 बीटा श्रृंखला, 24 ना समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, अल्फा, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 2 अल्फा श्रृंखला होता है, 2 बीटा श्रृंखला होता है। तो आप लिखेंगे चतुष्क संरचना में, प्रोटीन की चतुष्क संरचना में, प्रोटीन की चतुष्क संरचना में आप लिखेंगे कुछ प्रोटीन्स एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों की श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष, एक के ऊपर भी होंगे या एक दूसरे से समांतर लगे हुए हो सकते हैं, किसी भी तरीके से ये आपस में लगे रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। तो ब्रैकेट में लिखेंगे उदाहरण, गोले की सीधी लड़ी, कॉमा, गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका की संरचना आदि, ब्रैकेट क्लोज। ये प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके आगे आप लिखेंगे जिसे प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। आगे लिखेंगे चतुष्क प्रोटीन की संरचना के चतुष्क संरचना के प्रोटीन्स मल्टीमेरिक होते हैं, अर्थात 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। जैसे वयस्क मनुष्य में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। 2 उपखंड अल्फा तथा 2 उपखंड बीटा के होते हैं जो आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। तो ये हो गया चतुष्क संरचना के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के प्रोटीन्स के बारे में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। संरचना आपका खत्म। नेक्स्ट हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन्स। इसमें आप पहला प्रोटीन लिखेंगे, पहला अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन कहाँ पाया जाता है? तो ये कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट जंतुओं के सल्क, जिसे हम स्केल्स कहते हैं, जैसे मछली में पाया जाता है ना, उसके ऊपर जो मछली के ऊपर जो रंगीन कलर की ऐसी ऐसी संरचना बनी होती है। मान लीजिए ये कोई फिश है तो उसमें ऐसी ऐसी संरचना पाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं? स्केल्स। तो जो स्केल्स होती हैं वो अल्फा केराटिन्स की बनी होती हैं। जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं उनके जो सल्क होते हैं वो अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। और एग्जांपल देखें तो नाखून, पक्षी के पर, या हम कह सकते हैं पंख, रोम या कछुओं की खोल, और भी आपने पढ़ा है सींग, इसमें भी तो केराटिन होता है लेकिन अल्फा केराटिन, ठीक है, आदि अल्फा केराटिन से मिलकर बनी होती हैं। अब हम देखेंगे दूसरा जो कि है बीटा केराटिन। तो जो बीटा केराटिन है वो रेशम के धागे में जो पाया जाता है फाइब्रोइन प्रोटीन, रेशम के धागे में पाया जाने वाला फाइब्रोइन प्रोटीन बीटा केराटिन से बना होता है। एक एक्सेप्शन है, स्टार बना कैसे लिखेंगे कि मकड़ी के
जालों के रेशम धागे जो होते हैं, मकड़ी के जालों के रेशम धागे किसके बने होते हैं? रेशम धागे अल्फ़ा व बीटा केराटिन से मिलकर बने होते हैं। दोनों प्रकार के केराटिन से, अल्फ़ा व बीटा केराटिन से मिलकर बने होते हैं। तो ये हो गया आपका 2, अल्फ़ा केराटिन और बीटा केराटिन। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा है कोलेजन। कोलेजन संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। यह संयोजी ऊतकों, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, यह संयोजी ऊतकों अस्थियों यानी बोन्स, उपास्थियों यानी कार्टिलेज, अस्थियों, उपास्थियों, कंडराओं, जिन्हें हम टेंडोन्स कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है कार्टिलेज, इस जो मसल्स होती हैं, मसल नहीं कह सकते इसको, कार्टिलेज कहते हैं, जो बहुत लचीला होता है, यहाँ पर पाया जाता है और भी बहुत जगह पे शरीर में पाया जाता है कार्टिलेज। कंडराओं, टेंडोन्स क्या होते हैं? तो टेंडोन्स एक संरचना होती है जो किसी भी बोन संरचना को किसी मसल के द्वारा जोड़ती है। मतलब ये मान लीजिए मसल्स है कोई, ठीक है, मसल है, तो मसल्स को बोन से जोड़ने वाली जो संरचना होती है, इसी को हम कहते हैं टेंडोन्स। तो टेंडोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन। उसके बाद रुधिर वाहिनियों की दीवार, नेत्र की कॉर्निया, त्वचा की चर्म, चर्म मतलब चमड़ा, ठीक है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन का प्रमुख भाग बनाता है। बस इतना आप लिखेंगे कोलेजन के बारे में। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि कोई भी जंतु है, इसके दौड़ने में ये सहायक होते हैं। कोलेजन जंतुओं के दौड़ने, उछलने में भी सहायक होते हैं। दौड़ने, उछलने की क्षमता, अस्थि संधियों मतलब जॉइंट्स, जो बोन के जॉइंट्स होते हैं, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे मान लिया कि ये कोई बोन है, दूसरा बोन इससे जुड़ा होता है, तो इनके बीच में पाया जाता है कोलेजन। तो जो जंतु होते हैं उनके दौड़ने, उछलने की क्षमता इन्हीं अस्थि संधियों में पाए जाने वाले कोलेजन की अधिकता के कारण ही होती है। लेकिन जब वृद्धावस्था हो जाती है तो वृद्धावस्था में कोलेजन कठोर हो जाता है। कोलेजन के कठोर हो जाने के कारण जोड़ों में पीड़ा होने लगती है, यानी पेन होने लगती है। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रोटीन, जो कि है इलास्टिन।
तो अभी आपने जो कोलेजन पढ़ा, कोलेजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन जिसमें खिंचाव सहने की क्षमता होती है, उसी कारण हम दौड़ सकते हैं, उछलने में भी हमारे सहायक होता है। तो इलास्टिन भी कोलेजन जैसा ही प्रोटीन होता है, यह भी कोलेजन जैसा प्रोटीन होता है, किंतु इसमें अंतर क्या है? किंतु इसमें दोनों ओर से खिंचाव सहने की क्षमता होती है, मतलब ये दोनों ओर से खिंचाव को सह सकता है। यह किस में पाया जाता है? यह लिगामेंट्स, जिसे हम हिंदी में स्नायु कहते हैं, स्नायु, यानी अगर आप इसका इंग्लिश देखें तो ये होगा लिगामेंट, लिगामेंट्स, व अन्य ऊतकों में पाया जाता है। ये स्नायु क्या होता है? लिगामेंट। तो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। तो लिगामेंट का कार्य होता है एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ना। तो चूंकि इसमें दोनों ओर से खिंचाव सहने की क्षमता होती है और वापस ये खिंचाव ख़त्म होने पर ये अपनी मूल दशा में भी आ जाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर आगे, यहाँ पर ये भी लिखेंगे, इसको लिखने से पहले लिखेंगे कि खिंचाव खत्म होने के बाद ये अपने मूल दशा में आ जाते हैं। इलास्टिन प्रोटीन, ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? स्नायु यानी लिगामेंट्स में। अब हम देखेंगे अगला प्रोटीन साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उसके बारे में। तो साइटोक्रोम सी एक रंगीन, यही जो पूछा जाता है वो ये है, लौह युक्त, यानी इसमें आयरन पाया जाता है, लौह युक्त गोलाकार प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। बस इसके बारे में एक ही पॉइंट साइटोक्रोम सी के बारे में कि रंगीन होते हैं और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें आयरन यानी लौह पाया जाता है, इसलिए इसे हम कहेंगे लौह युक्त गोलाकार प्रोटीन। नेक्स्ट प्रोटीन हीमोग्लोबिन, महत्वपूर्ण है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो यह आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी की अभिगमत प्रोटीन है। अभिगमत प्रोटीन, अभिगमत मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। क्यों कहते हैं इसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन? क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि जब हम सांस लेते हैं ठीक है, तो वो सांस कहाँ जाता है? हमारे फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों में जाता है। और फेफड़ों में एटलीस्ट एक संरचना होती है बहुत सूक्ष्म, उसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक ये जाता है। और इसी एल्वियोलाई को चारों तरफ से घेरे होती हैं हमारी रुधिर वाहिनियाँ, जिसमें रक्त बहता रहता है, आरबीसी बहता रहता है। तो इस आरबीसी पर ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस ऑक्सीजन को पकड़ता है। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है? लंग्स के एल्वियोलाई से। तो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है। लेकिन इसमें भी एक और बात याद रखेंगे, एक हीमोग्लोबिन में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन अणु होते हैं? तो एक हीमोग्लोबिन में 4 लौह अणु, आयरन एटम होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन के एक हीमोग्लोबिन में कितने लौह अणु होते हैं? तो 4 होते हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पकड़ता है, ये सत्य है। लेकिन हीमोग्लोबिन पर उपस्थित कौन? आयरन अणु ऑक्सीजन को पकड़ता है।
ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन अणु ऑक्सीजन को पकड़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन में कितने अणु पाए जाते हैं? 4 लौह अणु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ता है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन पे कितने अणु होते हैं? 4 लौह अणु, और प्रत्येक आयरन अणु एक ऑक्सीजन को पकड़ता है। तो 4 आयरन अणु कितने ऑक्सीजन को पकड़ेंगे? 4। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का परिवहन कर सकता है। अब हम अगला प्रोटीन देखेंगे जो कि है इम्यूनोग्लोबिन। इसे शॉर्ट फॉर्म में IG कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन G, इसे शॉर्ट फॉर्म में IgG कहते हैं। इसके बारे में 2 पॉइंट। यह इम्यून तंत्र यानी प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण गोलाकार प्रोटीन है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, यह एंटीजन से जुड़ने वाला सीरम प्रोटीन है। बस। अब अगला प्रोटीन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसको हम कहते हैं रूबिस्को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या इसे इंग्लिश में कहते हैं राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, हेडिंग डालेंगे राइबुलोज होगा। बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? रूबिस्को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में लिखेंगे, यह पौधों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो कार्बन स्थिरीकरण के दौरान राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इसको हम RUBP भी कहते हैं, RUBP का CO2 के साथ अभिक्रिया का उत्प्रेरण करता है, जिससे 3 कार्बन वाला 3C 3 कार्बन वाला 2 अणु फास्फोग्लिसरेट 2 अणु फास्फोग्लिसरेट बनता है। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RUBP कहते हैं, इसको CO2 के साथ अपक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जिससे कौन बनता है, जिससे जो प्रोडक्ट बनता है वो है 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरेट बनता है। ठीक है, तो ये हो गया
कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन्स के बारे में। अब मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए प्रोटीन्स के कार्य। अगला हेडिंग है प्रोटीन्स के कार्य। प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं, तो हेडिंग डालेंगे प्रोटीन के कार्य और उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट, थ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन रुधिर के प्रोटीन हैं जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनने में सहायक होते हैं। ये 2 कार्य हो गए। तीसरा कार्य लिखेंगे एक्टिन व मायोसिन संकुचन प्रोटीन है जो सभी कंकालीय पेशियों के संकुचन में सहायक होते हैं। बस इतना हो गया, काफ़ी है। प्रोटीन्स के कार्य बहुत आपने देख लिया, 3 पॉइंट इनफ है जो लिख लिया आपने। तो आज का भाग 7 यहीं पर समाप्त होता है। इन सभी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है या होमोपॉलीमर? दूसरा क्वेश्चन, प्रोटीन के अमीनो अम्ल श्रृंखला में बाएं से दाएं अगर हम देखें तो बाएं का प्रथम अमीनो अम्ल को हम और किस नाम से जानते हैं और दाएं के आखिरी अमीनो अम्ल को हम किस नाम से जानते हैं? तीसरा क्वेश्चन, प्रोटीन में अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला है वो हमेशा केवल किस दिशा में कुंडलित होती है? चौथा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है? पांचवा क्वेश्चन, मकड़ियों के जाल के रेशमी धागे किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? बस 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिया करिए, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसका महत्व आगे समझेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट जो कि भाग 8 होगा उसमें इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा जो कि है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल की संपूर्ण जानकारी आपको भाग 8 के अंतर्गत दी जाएगी। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।